तो टॉपिक चल रहा मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, मनी और कैपिटल मार्केट, जिसमें ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं। तीसरा पार्ट है। ओवरऑल इस सीरीज का 11th लेक्चर है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आप जानते ही हो इसलिए आगे बढ़ेंगे। नहीं जानते हो पॉज करके देख सकते हो। सो एवरीबॉडी, फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर यू हैव टू मार्क इन योर कॉपी फ्रॉम 1 to 20 और 3 कॉलम बनाना है। मालूम ही है आपको। क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का ध्यान रखना। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है कि आप नए स्टूडेंट हो, तो क्यों मतलब क्वेश्चनिंग माइंड रखना है आपको थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द लाइफ ही कर लो। ये सारे के सारे दोनों जो है ना, क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये ना केवल पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बल्कि जीवन के हर एक स्फीयर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है, पहला है क्वेश्चनिंग करना, फिर टेस्ट करना। कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो कैसे ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से फिर उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, देन उसको कम्युनिकेट करना और अपना एक ओपन माइंडसेट रखना सच दैट कि जो भी अगर आपके नॉलेज के विपरीत भी मिले कोई भी कंक्लूजन, तो उसको भी आप एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक। क्रेडिट सिस्टम क्या बोलता है आपको? किसी भी काम है, चाहे पढ़ाई हुआ चाहे कोई भी चीज हुआ, कंसिस्टेंट रहना है, रियल रहना है, ऑथेंटिक रहना है, डिसिप्लिन रहना है और अटेंटिव रहना है। अपना 100% देना है उस काम को अगर कर रहे हो तो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रांसपेरेंट रहना। बोलो ये सारा कुछ क्लियर हो गया? सबस ये सब अपन कैसे डेवलप करते हैं थ्रू आउट द सीरीज, छोटे छोटे टास्क के थ्रू, जो भी मैं आपको देता हूँ। चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बोला, व्हाट आर दी पर्पजेज ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। देखो 2016 में ये आई थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। क्या था अभी क्लियर कर देता हूँ आपका। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, 3 स्टेटमेंट है। पहला, टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। मेन जो इस स्कीम का गोल था ना, वो यही था कि जो आइडियल गोल्ड पड़ा हुआ है घरों में, है ना, कहाँ, इंडियन हाउस होल्ड के, उसको हम इकोनॉमी का पार्ट बनाए सच दैट कि हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करे। तो पहला बिल्कुल क्लियर होगा। तो जिसमें पहला नहीं उसको काट दो। दूसरा, टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर। नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं उसका पर्पज। अगला, टू रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट। तो एवरीबॉडी ये भी बिल्कुल इसका एक पार्ट था। क्यों? क्योंकि देखो क्या है कि अगर गोल्ड जो है आइडियली घरों में पड़ा रहेगा, वो अगर इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनेगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कितना गोल्ड है कितना नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, राइट। सो इसको भी क्या डिपेंडेंसी घटाने के लिए इंपोर्ट पर हमने इस पर्टिकुलर स्कीम को उस टाइम पे लाया था। पहला और तीसरा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर? शाबाश। एक दो फैक्ट और अगर एक्सप्लेनेशन में होंगे तो देख लेंगे। पहला करेक्ट है, बता ही दिया मैंने, 2015 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा इनकरेक्ट है, जैसा कि इट डज नॉट इम्पैक्ट एफडीआई इन गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर। तीसरा करेक्ट है। क्यों? ध्यान समझिए। प्राइमरी पर्पज टू लॉन्च दिस स्कीम वाज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड गोल्ड। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। समझ होगा, लार्जेस्ट। एंड स्ट्रीमलाइनिंग द गोल्ड बिजनेस इन द कंट्री। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पेज इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट, thus mobilizing the ideal gold lying in household, institution, corporates or temple trust of the country and facilitates its use for the productive purposes and in the long run to reduce country's reliance on the import of gold। बोलो सारा कुछ क्लियर हुआ? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। The establishment of payment bank is being allowed in India to promote financial inclusion. Which one of the following statement is are correct in this context? किसके बारे में बोला? पेमेंट बैंक के बारे में बोला। 3 स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है। ठीक। ओके। पहला, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन दैट आर ओन एंड कंट्रोल बाय रेजिडेंट, ध्यान है रेजिडेंट बोला, आर एलिजिबल टू प्रमोटर्स ऑफ द पेमेंट बैंक। बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते हैं, तो ये गलत हो गया। अगला, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। तो बिल्कुल सही है, लेंडिंग एक्टिविटी वो नहीं कर सकते, है ना, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट क्या नाम है इसका? पेमेंट बैंक का। तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर आना चाहिए बी। तो बी करेक्ट है, दूसरा नहीं हो सकता। तो अगर एलिमिनेशन से भी चलते तो दूसरा कट करो, दूसरा गया, आंसर आ गया ऑप्शन बी। बोलो एकदम क्लियर? शाबाश। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला आपको क्लियर ही है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर ऑफ द पेमेंट बैंक्स। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि पेमेंट बैंक कैन इशू डेबिट कार्ड लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। और पेमेंट बैंक कैन इशू एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड एंड प्रोवाइड ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग। वहीं पे बात करें, अच्छा 2-4 नाम बता सकते हो क्या इसके एग्जाम्पल पेमेंट बैंक के? क्या एयरटेल पेमेंट बैंक है क्या? क्या पेटीएम है क्या? क्या मोबीक्विक है क्या? ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हुए कि नहीं, जरा कमेंट में मेरे को बताना। स्टेटमेंट तीसरा है, बोथ करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय सच बैंक, इट कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटी। तीनों स्टेटमेंट बढ़िया से क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विथ रेफरेंस टू बिटकॉइन, देखो उस समय कितना बड़ी बात थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, है ना। सब कुछ आपको पता है बिटकॉइन के बारे में कि भैया अगर अभी मिले तो अपन ले लेंगे, कितने भी पैसे लग जाए, समझ रहे हो क्या। गुड। समटाइम्स इन द न्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, उस समय देखो समटाइम्स इन द न्यूज था। वाह, करेक्ट पूछा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, बिटकॉइन आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, क्या ही मतलब रह गया फिर उसके बिटकॉइन होने का, तो पहला नहीं हो सकता। ऑप्शन ए और डी गया, बचा कौन सा, बी और सी। तो बी और सी दोनों में तीसरा है, तो तीसरा तो होगा ही होगा, बिना पढ़े हमने बता दिया। अब दूसरे को देखते हैं। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड और रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस, बिल्कुल। अगर दो लोगों के पास बिटकॉइन एड्रेस है तो एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं बिना एक दूसरे को एक्सपोज किए हुए, मतलब बिना एक दूसरे की जानकारी हुए। तो ये देखो ध्यान से, ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर, समझ रहे हो क्या। तो इसलिए दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा। तो बेसिक चीज है बेटी, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, है ना, बहुत पुराना है इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। बोला द कोर बैंकिंग सोल्यूशन, क्या कोर बैंकिंग सोल्यूशन, एक जगह बैठ के, है ना, कहीं पे भी ब्रांच हो अपना आप काम कर सकते हो, राइट। तो समझो ध्यान से, उसमें बोला कि करेक्ट कौन सा है ये बताना। इट इज अ नेटवर्किंग ऑफ अ बैंक्स ब्रांच विच इनेबल्स कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट, बिल्कुल सही है, यही तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, राइट। अगला, इट इज एन इफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल, बिल्कुल गलत। आरबीआई कहां से कंट्रोल कर लेगा। कोर बैंकिंग सोल्यूशन तो कस्टमर को बेहतर सुविधा प्रोवाइड करने के लिए लिया गया डिसीजन है, राइट। तो दूसरा बिल्कुल नहीं होगा। तो दूसरा गया, दूसरा गया, बचा कौन सा, पहला और तीसरा। तो देखो पहला तो दोनों में है, अब तीसरा देख लेते हैं। इट इज अ डिटेल प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विथ ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस की बात यहाँ पे कहां से आ जाएगी, कोर बैंकिंग सोल्यूशन में, बिल्कुल गलत। तीसरा भी गलत, तो ओनली वन करेक्ट है, क्या, ऑप्शन ए। ठीक, देख लेते हैं। सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेज है which enables customer to operate their accounts and avail banking services from any branch of the bank on CBS network. CBS मतलब core banking solution. Regardless of where he maintain his account, CBS is all that CBS is that all CBS branches are interconnected with each other. क्या है, interconnected है each other से। तो कोई भी एक बैंक ब्रांच में आपका खाता है तो उसको कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वहां पे आप फिजिकली प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio, देखो एसएलआर की बात होती है, याद करो क्या, गोल्ड्स और करेंसी इन किसमें, बैंक खुद ही रखता है अपने वॉल्ट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी, ठीक है। एनटीडीएल का कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन वो अपने बैंक में अपने पास रखता है, उसी को एसएलआर बोलते हैं, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, कैश के फॉर्म में जो बैंक आरबीआई के पास रखता है उसको क्या बोलते हैं, क्या उसमें इंटरेस्ट मिलता है क्या, चलो मैं बता देता हूँ, सीआरआर बोलते हैं। लेकिन आप यही बताओ, क्या उसपे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है क्या, ठीक है। ओके, बोल रहा है कि अगर एसएलआर जो है रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए 50 बेसिस पॉइंट से, 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5%, है ना, इतना। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेज ड्रास्टिकली, क्या बात करते हो भाई साहब, ऐसे तो बहुत बढ़िया से हर एक, है ना, एसएलआर को कम करते जाए आरबीआई हर बार, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर मतलब एफआईआई में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, बिल्कुल गलत। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, में कट, बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, नहीं, वो एक्चुअल में बढ़ा देगा, क्योंकि ये रिड्यूस हुआ मतलब उनके पास ज्यादा पैसा हो गया देने के लिए। अब अगर वो ज्यादा पैसा देने के लिए उनके पास है तो उनका जो रेट है देने का, लेंडिंग का, वो घट सकता है, में भी घट सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे में लगा है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी, क्या कि शेड्यूल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स। बोलो क्लियर, समझ। तो SLR is the minimum percentage of deposit that a commercial bank has to maintain in form of liquid cash, gold या फिर other securities. If SLR is reduced, the lending capacity of banks increases as they have to park lesser money with RBI in form of security, cash, ये सब, ठीक है। तो इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा बचता है। एक्चुअल में एसएलआर जो होता है ना, बैंक खुद ही अपने पास रखती है, आरबीआई को नहीं देती, वो सीआरआर में देती है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। दे हैव मोर मनी टू लेंड एंड दस द शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, बैंक रेट बिल्कुल है, ओपन मार्केट बिल्कुल, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब के सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट्स है। लेकिन पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू किसका है, फिजिकल पॉलिसी का, है ना, कंपोनेंट है। तीसरा चौथा नहीं होगा, तीसरा चौथा हटा दो, पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी। ठीक,
सारा कुछ मैंने बता दिया। ये देखो इधर कि जो मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई है वो क्या क्या है। ओएमओ मतलब ओमो, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, क्रेडिट सेलिंग, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, मोरल सुसेशन, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक, चलो नेक्स्ट। बेसल थर्ड एकॉर्ड और सिंपली बेसल थर्ड ऑफन सीन इन दी न्यूज। उस समय देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बेसल थर्ड किसके रिगार्डिंग था, तो एक्चुअल में बेसल थर्ड था इकोनॉमी के रिगार्डिंग ही होगा। देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा। ओके, ये बिल्कुल ऑप्शन बी दिख रहा है, बड़ी इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस और इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिक चीजें पढ़ी लो, है ना, क्योंकि उस समय करंट अफेयर्स का था, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, दैट्स व्हाई। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, महंगाई के बारे में पूछा इंडिया में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चार स्टेटमेंट है, ध्यान समझिएगा। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, बिल्कुल गलत। एक इसका है, हमें पता है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है, मतलब आरबीआई का अल्टीमेटली। अगला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोल। अरे भाई वही तो है, और कौन है वो, नहीं तो कौन बे, ऐसा कुछ था ना, बताना जरा। नेक्स्ट है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है कि अगर मार्केट में, है ना, ज्यादा पैसा डालोगे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ऑब्वियस महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर इसमें से लिक्विडिटी निकाल लोगे, पैसे थोड़ा कम कर लोगे, लोगों के पास कम पैसे रहेंगे, इसका मतलब कि ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक तरीका है कि मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज कर दो तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलती है कौन, आरबीआई, जब वो करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी मिल गया, हो गया आंसर। ठीक है, और डी भी देख लेते हैं। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन जस्ट उल्टा है ना, गलत है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज करोगे भाई मनी सप्लाई तो और ज्यादा महंगाई बढ़ेगी। बोलो एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है, आगे बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, अभी देखा ऊपर कितना बढ़िया से बोल रहा है कि समटाइम अपीयरिंग इन न्यूज आर यूज्ड टू बैंकिंग ऑपरेशन। भाई साहब कितनी बार देखा हमने, बोलो हाँ ना, गुड। अच्छा, नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी क्या होता है? अरे भाई बैंक में जितना भी टाइम और डिमांड डिपॉजिट है बैंक का, उन सबको मिला के क्या बोल देते हैं, एनडीटीएल। ठीक, और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? एक विंडो होता है फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई जब पैसे देती है बैंक को, ठीक है, जो नॉर्मल रेट होता है ना, क्या, रेपो रेट, उससे थोड़ा सा बढ़ा के इन इमरजेंसी के केस में, ठीक है, इंटर बैंक लिक्विडिटी जो है उसको उससे डील करने के लिए। ठीक, चलो, एमएसएफ क्या है? पेक्ड 100 बेसिस पॉइंट और परसेंटेज पॉइंट एबव द रेपो रेट। रेपो रेट से 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% ऊपर। मान लो कि अगर रेपो रेट है 3.4%, तो जो एमएसएफ है वो कितना हो जाएगा? 4.4। इतने इंटरेस्ट पे, इतने रेट पे आरबीआई देती है क्या, लोन, किसको? बैंक को, ऑब्वियस है, कॉमर्शियल बैंक को। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पज इज ऑफ एसएलआर। क्या एसएलआर का पर्पज क्या है? पहला, टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट। ये भी ठीक है, बिल्कुल। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विथ बैंक सेफ और लिक्विड। तो अल्टीमेटली एसएलआर का काम क्या है? लेकिन फिर से पढ़ते हैं, टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक सेफ और लिक्विड। पीपल्स डिपॉजिट, अब देखो ये 13% होता है एसएलआर। वैसे देखा जाए तो जेनरिक वे में ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन लोगों के डिपॉजिट को सेफ बनाने के लिए सारी की सारी डिपॉजिट की बात होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो एसएलआर कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है, फॉर एग्जाम्पल 20%। तो बात आती है सर 80% का पैसा कहाँ गया, उनको सब कौन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? तो ओवरऑल तो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर रहा ना, केवल 20% मतलब कुछ सर्टेन इंडिविजुअल का सर्टेन परसेंटेज का ही कर रहा। दैट्स वाई ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन दूसरा को मैं गलत मानूंगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, तो एलिमिनेशन से आ जाओ, आंसर आ गया ऑप्शन ए। अच्छा, तीसरा चौथा गलत क्यों है वो भी देखते हैं, सच दैट हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। टू प्रिवेंट द कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट अगर बना रही है कोई कॉमर्शियल बैंक तो उसको, आरबीआई को क्या दिक्कत है, बनाने दो भाई, है ना। अगर कोई बिजनेस कर रहा है इंसान कोई, है ना, मतलब किसी भी प्रोफेशन में है, तो आप भी ऐसे प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? उसी पे भी लिमिट लगा दोगे तो क्या मतलब उसका? अगला, टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है एवरीबॉडी, है ना। इसलिए बनाती है कि सेंट्रल बैंक की वो कंट्रोल कर पाए अमाउंट ऑफ एडवांसेज द बैंक कैन क्रिएट, सच दैट कि वो बैंक करप्टी की तरफ ना जाए अगर कोई लोन, बड़ा लोन फेल होता है तो। जैसे कि रिसेंटली में बहुत सारे बैंक जो है ऐसा कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल बता सकते हो क्या कि जो बैंक डिफॉल्ट कर गया हो, है ना, क्या बैंक ही डिफॉल्ट कर जाए? चल एक एग्जाम्पल देना, एक ऐसा बैंक जो डिफॉल्ट किया हो इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में करो। अरे एवरीबॉडी, ये छोटे छोटे टास्क में क्यों देता हूँ? सच दैट
आप थोड़ा सा हाथ पैर चलाओ, कहाँ पे अपने दिमाग पर वो लोग क्या बात कर रहे हो सर, थोड़े ना खुद को हार्म पहुंचाएंगे। भाई वैसा वाला मैं नहीं बोल रहा, मैं जस्ट ये बोल रहा कि जैसे मैंने बोला कि कौन सा इंडियन बैंक अभी डिफॉल्ट किया इंडियन हिस्ट्री में, तो जस्ट आप गूगल करोगे ये वाला स्टेटमेंट को, वहां पे बहुत सारी हिस्ट्री आ जाएगा, वहां से कितने सारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगा। दो बार कमेंट भी कर दोगे, दो बार क्यों करोगे, चलो एक ही बार कर देना और बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ ना, ये काम कर लोगे सब। तो बोला देखो SLR मतलब स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। और CRR और SLR जो है वो है SRR का कंपोनेंट। क्या SLR का मतलब स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का कंपोनेंट क्या क्या है, CRR और SLR। ठीक, अंडर दिस द बैंक कीप्स अ मैंडेट अमाउंट ऑफ देयर NDTL विद RBI। क्या CRR बोल दिया और अपने पास भी रखता है उसको SLR बोल दिया। बोलो क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया इकोनॉमी में तो क्या होगा? तो अब ये से क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया तो लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे, मतलब मनी का जो सर्कुलेशन है इकोनॉमी में बढ़ेगा। इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो लोग इन्फ्लेशन बढ़ रहा मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो कंजम्पशन बढ़ेगा। डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिल्कुल गलत, उल्टा होगा इसका, इंक्रीज होगा। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट के नहीं कह सकते। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, बिल्कुल लोगों के पास पैसे बचेगा, वो क्या करेंगे, सॉरी लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोन ले सकते हैं आसानी से, लोन आएगा मतलब लोन लिया उन्होंने, पैसे आए उनके पास तो खर्च करेंगे, तो खर्च किया तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इकोनॉमी में बढ़ा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्यों नहीं होगा देखते हैं। इंक्रीज द टोटल सेविंग्स, तो सेविंग थोड़े ना करेंगे भाई, पैसे आ रहे हैं तो खर्च करेंगे। बोलो हाँ ना। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, what is are the facility the beneficiary can get from the services of business correspondent, बैंक साथी से। उस समय है ना चर्चा में था, 2014 की बात है ना, बैंक साथी। तो ये क्या है ध्यान समझो, इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन देयर विलेज, बिल्कुल। इट इनेबल्स द बेनिफिशियरी इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट्स और विड्रॉल, एकदम सही है। तो दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत फैक्चुअल है, बस आप पढ़ लो है ना, कुछ ज्यादा है नहीं करने को, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। अगला, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, याद करो वेंचर कैपिटल VC जिसको बोलते हैं। अगर आपने कभी स्टार्टअप किया हो तो इस टर्म से बहुत फेमिलियर होंगे। क्या VC होता है? एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हैं VC। क्या? वेंचर कैपिटल, एकदम क्लियर, गुड। तो वेंचर कैपिटल एक मनी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल फर्म विद परस्यूड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उनको ऐसा लगता है VC को कि इस पर्टिकुलर स्टार्टअप में है ना पोटेंशियल है, बहुत ही बेहतर कर सकता है इन फ्यूचर, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, उसको वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग रन के लिए। क्लियर, गुड। पता ही है सारा कुछ कैसे करते हैं। इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी और टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज इन स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल, दो इट कैन बी रिस्की फॉर इन्वेस्टर हु पुट अप फंड्स, ऑब्वियसली रिस्की तो है बहुत ज्यादा। द पोटेंशियल फॉर अबव एवरेज रिटर्न इज एन अट्रैक्टिव पे ऑफ, लेकिन अगर चल गया है ना, अगर वो स्टार्टअप चल गया तो फिर आपके बल्ले बल्ले, किसके? VC के, वेंचर कैपिटल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लैंडिंग टू, एग्रीकल्चर को देना प्रायोरिटी सेक्टर, PSL का पार्ट है। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। माइक्रो एंड स्मॉल MSME ये भी PSL का पार्ट है। वीकर सेक्शन API, मतलब ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। होपफुली आपको एकदम क्लियर है, ये छोटा सा चीज है ना। कौन कौन आते हैं उसमें? एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, MSME और वीकर सेक्शन, ये क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इन सबको मिला के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा क्या करने के लिए? लैंडिंग मतलब पैसे देने के लिए, उधार देने के लिए, लोन देने के लिए। बोलो हाँ ना, बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड, पहला RRB बिल्कुल लोन प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। तो एक्चुअल में एवरीबॉडी नाबार्ड जो है ये रीफाइनेंसिंग कंपनी है, मतलब रीफाइनेंस करती है, डायरेक्टली हाउस होल्ड को नहीं देती। ये क्या करती है? RRBs को, छोटे लैंड डेवलपमेंट बैंक, ऐसे छोटे छोटे है ना बैंक्स को क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है, सच दैट कि वो जो है क्रेडिट असिस्टेंट प्रोवाइड कर पाए किसको? रूरल हाउस होल्ड को। तो इसलिए दूसरा, भले ही आपको यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट दिख रहा होगा लेकिन ये डायरेक्ट हाउस होल्ड को प्रोवाइड नहीं करता, तो दूसरा नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया हमारा कौन सा? पहला और तीसरा। क्या? रीजनल रूरल बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है क्या करते हैं? क्रेडिट असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं रूरल हाउस होल्ड को। एकदम क्लियर, सबस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन मैटर ऑफ, किस मैटर में रेगुलेट करती है कौन? आरबीआई किसको? कमर्शियल बैंक्स को। लिक्विडिटी ऑफ एसेट बिल्कुल करती है, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, कितने सारे तरीके हैं, राइट। ब्रांच एक्सपेंशन में भी मदद करती है, मर्जर ऑफ बैंक्स में भी, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स में, चारों में क्या आरबीआई जो है मेजर चीफ हेल्पर है किसका? कमर्शियल बैंक्स का। ओके, तो चारों के चारों करेक्ट हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट में इंक्रीज जनरली इंडिकेटेड। अब देखो, बैंक रेट में अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है, कौन? कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन जो है महंगे दरों पे लेगी या फिर कम लेगी। तो अगर ये लोन महंगे दरों पे ले रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोन भी महंगे रेट पे देगी। जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होगा? हाई होगा। अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग लोन नहीं लेंगे, पैसा जो है सर्कुलेशन में कम रहेगा, ठीक। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, नहीं, राइज, राइज होना चाहिए, गलत। दूसरा, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल, दे रहा लोन तो दे रहा लेकिन हाई रेट पे दे रहा है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इजी में क्या करता है? कम रेट पे पैसे देता है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा रेट पे, मतलब कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कौन? सेंट्रल बैंक। हमारा कौन सा है? आरबीआई। बोलो क्लियर, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हुआ ना, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि लिक्विडिटी के टर्म में है ना सबको रेट करो, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होता है? मतलब कि जो तुरंत कोई भी एक्सेप्ट कर ले, तो करेंसी कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत। उसके बाद डीडी जो होता है उसको, सॉरी 3 क्यों लग रहा, ये पहले नंबर पे आएगा। सबसे पहले 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए और सी गया, ऑप्शन बी और डी बचा। अब करेंसी सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन हो जाना चाहिए? डीडी, है ना, डिमांड डिपॉजिट। तो ये दूसरे नंबर पे, फिर सेविंग डिपॉजिट विद बैंक तीसरे पे, और फिर टाइम डिपॉजिट चौथे नंबर पे। कहने का मतलब लिक्विडिटी सबसे ज्यादा उसका होगा जो तुरंत दो और तुरंत एक्सेप्ट किया कर लिया जाए। तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन? करेंसी, फिर उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, फिर सेविंग डिपॉजिट, फिर टाइम डिपॉजिट। तो 4 1 3 2 मतलब 41 32, आंसर आ गया ऑप्शन डी। बोलो एकदम क्लियर, कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इन दी कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू। अभी कितनी बार अपन देख चुके हैं कि आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदती है और बेचती है उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक फ्रॉम द आरबीआई, बिल्कुल गलत। लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्री और ट्रेड, जब बहुत ज्यादा गलत। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन डी जो, सॉरी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एवरीबॉडी, सिंपल चीज है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। बोला इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। तो ये बिल्कुल सही बात है एवरीबॉडी। डेटर्स जो होते हैं उनको इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है। पहले दूसरा भी देख लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको, डोंट वरी। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, नहीं, उनका तो नुकसान हो गया ना। कैसे समझो ध्यान से। आज उन्होंने 100 रुपए खर्च किया, कितना? 100 रुपए। और एक साल बाद मान लो इन्फ्लेशन 6% से हुआ, तो उनके 100 रुपए की वैल्यू क्या? 100 रुपए की वैल्यू अगले साल अगर मान लो इन्फ्लेशन 6% रहा, तो जो 100 रुपए की सामान अभी मिल रहा था, वो 100 रुपए का जो ले सकते थे आज, मान लो 100 रुपए का ले सकते थे, अगले साल जब वो लेंगे तो कितने का लेंगे? 106 रुपए का लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो उनका 100 रुपए अगले साल कितना बचेगा? 100 डिवाइडेड बाई 106, इतना कर दो, इतना बचेगा। तो बताओ एक्चुअल में उनका अमाउंट क्या हुआ है? एक्चुअल में उनका अमाउंट डेप्रिसिएट किया, मतलब घट गया। दैट्स वाई उनको नुकसान हुआ। तो बेनिफिट नहीं, नुकसान करता है क्या? इन्फ्लेशन किसको? बॉन्ड होल्डर, जिनके पास बॉन्ड है ऑलरेडी, ठीक, कि उस पर 100 रुपए लिखा है, लेकिन कि 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 100 रुपए लिखा है उस बॉन्ड में कि 5 साल बाद आपको मिलेगा, मान लेते हैं 120 रुपए 5 साल बाद। अब पता चला 6% से बढ़ रहा क्या? इन्फ्लेशन। तो हर साल जो है 6 रुपए इन्फ्लेशन हो जा रहा, तो 6 रुपए ऑन एवरेज 4 सालों के लिए, सॉरी 5 सालों के लिए 6% के हिसाब से चला जाए तो 30 रुपए जो है इन्फ्लेशन ही बढ़ जाएगा, तो 130 रुपए हो जाएगा। मतलब उन्हें मिल रहा है 120 रुपए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 100 रुपए महंगाई की वजह से 130 हो चुका है। तो बताओ उनको तो घाटा हुआ ना। बोलो हाँ ना, कि भाई वो तो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाया। बोलो हाँ ना, इसलिए दूसरा गलत है। अब बात आती है पहला सही है। देखो डेटर जो होता है, ऑब्वियस है क्या करेगा कि उसको 100 रुपए लौटाने थे और अगले साल 106 रुपए हो गया क्या 100 रुपए की कीमत, तो उसके लिए फायदे वाली बात हुई ना। मतलब जैसे अभी पहला एग्जांपल दिया कि 100 डिवाइडेड बाई 106 कर दो, तो एक्चुअल में उसने लिया था 100, लेकिन अब महंगाई के हिसाब से एक साल बाद वो इतना ही लौटाएगा, कितना? करीब 95 96 ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ रहे हो क्या। तो इसलिए क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर को और नुकसान करता है क्रेडिटर को। समझ रहे हो।
सेम चीज बॉन्ड होल्डर के भी साथ है। तो पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए हो गया करेक्ट आंसर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको हर एक चीज क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी, परेशानी नहीं होगा। अगर रहा भी होगा तो आप अभी तक कमेंट करके पूछ चुके होंगे, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए पूरी की पूरी पोयम है आपके लिए। हाँ, पोयम है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पोयम है वन ऑफ माय फेवरेट, वरदान मांगूंगा नहीं, भाई शिवमंगल सिंह सुमन जी। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुतान अब मेरी छुओ, लघुतान अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।